हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 2-3 दिनों से हमने हिस्ट्री में हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में सीखना पढ़ना शुरू किया है। आज भी हम तकरीबन 4 ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और आप चाहे क्लास 1, 2, 3 कोई भी कैडर की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में हिस्ट्री टॉपिक है, तो हमारे इस वीडियो से आपको निश्चित तौर ही मदद मिलेगी। इसीलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो आज हम 1857 के बाद किसान जो आंदोलन हुए, क्या 1857 बाद जो किसान आंदोलन हुए उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बंगाल का नील आंदोलन, पाबना विद्रोह, 1875 का दक्कन विद्रोह और फड़के आंदोलन। सबसे पहले बात करते हैं बंगाल का नील आंदोलन। तो देखो, बंगाल का नील आंदोलन 1859-60 में बंगाल के किसानों द्वारा दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास के नेतृत्व में अपनी आर्थिक मांगों की पूर्ति तथा नील बागान मालिकों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ यह आंदोलन किया गया था। दोस्तों, 1859-60 में बंगाल के किसानों द्वारा दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास के नेतृत्व में अपनी आर्थिक मांगों की पूर्ति तथा नील बागान मालिकों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ यह आंदोलन किया गया था। दरअसल बंगाल के किसान अपनी खेती योग्य भूमि पर चावल की खेती करना चाहते थे, किंतु यूरोपीय बागान मालिक इन्हें नील की खेती के लिए मजबूर करते थे। मामला क्या था कि हमारे भारत देश के किसान वो अपनी खेती योग्य भूमि पर चावल की खेती करना चाहते थे, लेकिन ये यूरोपीय बागान मालिक ये किसानों पर यह नील की खेती के लिए दबाव डाल रहे थे। 1860 में नील आयोग के सुझाव पर बंगाल में नील की खेती बंद कर दी गई तथा इस विवाद का निपटारा कानूनी तरीके से करने की बात कही गई। और इस आंदोलन में किसानों ने पूरे अनुशासन, एकजुटता, संगठन एवं सहयोग की भावना से कार्य किया। यही कारण था कि यह आंदोलन सफल रहा। और हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। इमेज में आप देख सकते हैं, इस आंदोलन से जुड़े थे। यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि किस अखबार के एक प्रमुख संपादक यह नील विद्रोह से जुड़े थे? तो हमारा आंसर होना चाहिए हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी इस आंदोलन से जुड़े थे। एक बार फिर से देखो कि इस आंदोलन में किसानों ने पूरे अनुशासन, एकजुटता, संगठन एवं सहयोग की भावना से कार्य किया। यही कारण था कि यह आंदोलन सफल रहा और हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी इस आंदोलन से जुड़े थे। और दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नील दर्पण में किसानों के शोषण से संबंधित जानकारी मिलती है। यहां से भी क्वेश्चन निकल सकता है कि नील दर्पण दोस्तों किसका एक मैगजीन था? दीनबंधु मित्र का। और यहाँ हमारे भारत देश की कुछ प्रमुख पत्रिका जो हमारे आजादी की घटना से रिलेटेड है, उनसे जुड़ा हुआ वीडियो हमारी चैनल पर अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, हिस्ट्री वाले प्ले मेनू में आपको यह वीडियो मिल जाएगा। तो इनमें मैंने आपको तकरीबन 40 से 50 महत्वपूर्ण पत्रिका जिसके प्रमुख संपादक या लेखक की बात की है, वो आप वीडियो देख लीजिएगा। ओके, तो दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नील दर्पण में किसानों के शोषण से संबंधित जानकारी मिलती है। ईसाई मिशनरियों ने भी नील आंदोलन का समर्थन किया। और भारत में नील विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग वाइसरॉय थे। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसरॉय थे और अंतिम गवर्नर जनरल। तो दीनबंधु मित्र का 1860 का नाटक नील दर्पण इंडिगो विद्रोह यानी कि नील विद्रोह पर आधारित है। क्या दीनबंधु मित्र ने एक नील दर्पण नामक नाटक लिखा है जो इंडिगो विद्रोह से संबंधित है। ओके, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे क्वेश्चन? कि नील विद्रोह के दौरान हमारे भारत देश के वाइसरॉय कौन थे? तो हमारा आंसर होना चाहिए लॉर्ड कैनिंग। या तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत देश के पहले वाइसरॉय कौन थे, तो भी हमारा आंसर होना चाहिए लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि जो गवर्नर पद था वो समाप्त कर दिया गया और गवर्नर की जगह आ गए वाइसरॉय।
तो हमारे भारत देश के पहले वाइसरॉय कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग थे, क्योंकि गवर्नर पद समाप्त कर दिया गया तो जो गवर्नर जनरल था उन्हीं को वाइसरॉय बनाया गया। तो लॉर्ड कैनिंग का नाम आप याद रख लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन निकल सकता है। और दीनबंधु मित्र का 1860 का नाटक नील दर्पण इंडिगो विद्रोह पर आधारित है। चलिए अब आंसर बताइए कि नील आंदोलन कहां हुआ था? तो नील आंदोलन कहां हुआ था? सही आंसर है बंगाल। कहां पर? बंगाल में नील आंदोलन हुआ था। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। हिंदू पेट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी किस आंदोलन से जुड़े थे? तो हमने किसकी बात की? कौन से आंदोलन की बात की? नील विद्रोह की बात की ना। तो सही आंसर है बंगाल के नील विद्रोह से जुड़े हुए थे हिंदू पेट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी। इमेज में आप देख सकते हैं। दीनबंधु मित्र द्वारा रचित किस ग्रंथ में या तो किस नाटक में किसानों के शोषण से संबंधित जानकारी मिलती है? इमेज में आप देख सकते हैं। दीनबंधु मित्र द्वारा एक नाटक या तो एक दोस्तों पत्रिका निकाली गई थी जिसका नाम था नील दर्पण। तो नील दर्पण में दीनबंधु मित्र ने किसानों के शोषण से संबंधित जानकारी प्रोवाइड की थी। ओके दोस्तों, गले में खरोच होने की वजह से बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूं। ओके आगे बात करें तो भारत में नील विद्रोह के दौरान वाइसरॉय कौन थे? हमने किसका जिक्र किया? भारत देश के पहले वाइसरॉय कौन थे? तो सही आंसर बनेगा हमारे भारत देश के पहले वाइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग, और वो नील विद्रोह के दौरान भारत देश के वाइसरॉय थे। सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग, हमारे भारत देश के पहले वाइसरॉय और हमारे भारत देश के अंतिम गवर्नर जनरल। आगे दोस्तों पाबना विद्रोह की बात करें तो पाबना विद्रोह की समयावधि है 1873 से लेकर 1876 तक। तो पाबना विद्रोह में क्या था? देखो, पाबना क्षेत्र के किसानों को 1850 के अधिनियम 10 के तहत जमीन पर कब्जा तथा कुछ सीमा तक लगान में वृद्धि के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त था। क्या? पाबना क्षेत्र के किसानों को 1850 के अधिनियम 10 के तहत जमीन पर कब्जा तथा कुछ सीमा तक लगान में वृद्धि के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त था, किंतु इस संरक्षण के बावजूद इन्हें जमींदारों के शोषण का शिकार होना पड़ता था। एक तरफ किसानों को दोस्तों लगान में वृद्धि के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त था, लेकिन संरक्षण के बावजूद इन्हें जमींदारों के शोषण का शिकार होना पड़ता था। जमींदारों के शोषण के खिलाफ 1873 में पाबना जिले के यूसुफ शाही परगना में किसानों द्वारा किसान संघ की स्थापना की गई, और इस किसान संघ ने किसानों को संगठित करने, जमींदारों को लगान अदा न करने तथा मुकदमे के खर्च हेतु चंदा की व्यवस्था करने का कार्य किया। क्या दोस्तों? जमींदारों के शोषण के खिलाफ 1873 में पाबना जिले के यूसुफ शाही परगना में किसानों द्वारा किसान संघ की स्थापना की गई, और इस किसान संघ ने किसानों को संगठित करने, जमींदारों को लगान अदा न करने और मुकदमे के खर्च हेतु चंदा की व्यवस्था करने का कार्य किया। और इस आंदोलन से जुड़े किसान संघों ने अपनी सारी गतिविधियां कानून के दायरे में सीमित रखी तथा जमींदारों के खिलाफ अपनी लड़ाई में सिर्फ वैधानिक तरीकों का सहारा लिया। यानी कि दोस्तों कानूनी तरीके से यह मोर्चे में किसान एक तरफ हुए और दूसरी तरफ जमींदार जो लगान ले रहे थे वो जो सीमित मर्यादा थी, यानी कि एक लिमिटेशन थी कि इतना ही लगान लिया जाए, लेकिन इनके बावजूद भी किसानों का शोषण कर रहे थे जमींदार। तो यह आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ था, न कि सरकार के खिलाफ। क्या? यह आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ था, सरकार के खिलाफ नहीं। और इस आंदोलन से जुड़े आंदोलनकारियों ने हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह नारा आम जनता ने दिया। क्या? यह आंदोलन से जुड़े हुए आंदोलनकारियों ने कहा कि हम सिर्फ महारानी और महारानी की रैयत ही होना चाहते हैं, जमींदारों की रैयत नहीं है। तो इसी तरह का नारा फेमस हुआ था। तो यह सेंटेंस आपको याद रख लेना है, मेरे साथ साथ पढ़िए। हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। और यही कारण रहा कि सरकार की ओर से भी इस आंदोलन को दबाने की कोशिश सिर्फ भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत ही की गई थी। दोस्तों यहाँ
इस आंदोलन को दबाने की कोशिश सिर्फ और सिर्फ इंडियन पिनल कोड 1860 के प्रावधानों के तहत की गई थी। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यदि आप कोई भी पुलिस कांस्टेबल लेवल की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको सिंपल इंफॉर्मेशन है कि आईपीसी 1860 यानी कि इंडियन पिनल कोड 1860 इसमें कितने चैप्टर है, कुल कितनी धाराएं है, यानी कि कुल कितनी आर्टिकल्स है, उनके बारे में आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे बात करें तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय तथा आर.सी. दत्त ने इस आंदोलन का समर्थन किया तथा इंडियन एसोसिएशन के सदस्य सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस तथा द्वारिकानाथ गांगुली ने भी रैयतों के अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन चलाया। तो दोस्तों जो दिग्गज नेता थे वो भी इस आंदोलन से जुड़ गए। कौन कौन? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय तथा आर.सी. दत्त ने इस आंदोलन का समर्थन किया तथा इंडियन एसोसिएशन के सदस्य ऐसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस तथा द्वारिकानाथ गांगुली ने भी रैयतों के अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन चलाया। और इंडियन एसोसिएशन तथा कुछ राष्ट्रवादी अखबारों ने स्थायी रूप से लगान निर्धारित करने पर जोर दिया। आगे चलकर 1885 में बंगाल काश्तकारी कानून का निर्माण किया गया। क्या दोस्तों? किसानों ने विरोध किया और साथ साथ यहाँ कुछ दिग्गज नेता भी समर्थन में आ गए। तो आखिरकार 1885 में बंगाल काश्तकारी कानून का निर्माण किया गया। चलिए आंसर बताइए, निम्न में से कौन सा आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ था? तो जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ था, न कि सरकार के खिलाफ। तो यह आंदोलन का नाम क्या है? पाबना विद्रोह। सही आंसर है ऑप्शन सी। वेरी नाइस। निम्न में से किस आंदोलन में हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह नारा प्रसिद्ध हुआ था? दोस्तों किस आंदोलन में यह नारा प्रसिद्ध हुआ था? और कुछ क्रांतिकारी थे वो बोल रहे थे कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। तो यह भी पाबना विद्रोह के दौरान यह नारा फेमस हुआ था। सही आंसर ऑप्शन सी। पाबना जिले के यूसुफशाही परगना में किसानों द्वारा किसान संघ की स्थापना क्यों की गई थी? पाबना जिले के यूसुफशाही परगना में किसानों द्वारा किसान संघ की स्थापना क्यों की गई थी? चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते हैं। कि किसानों को संगठित करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। जमींदारों को लगान अदा न करने के लिए, यह भी बिल्कुल सही बात है। और मुकदमे के खर्च हेतु चंदा की व्यवस्था करने के लिए। तो उपर्युक्त सभी उद्देश्य से यह किसान संघ की स्थापना की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन डी। आगे 1875 के दक्कन विद्रोह की बात करें तो महाराष्ट्र के अहमदनगर एवं पुणे जिलों में 1875 में किसानों ने साहूकारों के खिलाफ विद्रोह किया। लगान में 50% की वृद्धि तथा फसल खराब होने की स्थिति में लगान चुकाने हेतु किसान महाजनों के चंगुल में फंसते चले गए। दोस्तों एक वक्त था कि हमारा भारत देश का किसान आर्थिक रूप से समृद्ध था, लेकिन यह साहूकारों जमींदारों ने हमारे किसानों का दोस्तों आर्थिक गैरलाभ उठाया, उनका शोषण किया और जिसकी वजह से हमारे देश के किसान कंगाल बनते चले गए। तो महाराष्ट्र के अहमदनगर एवं पुणे जिलों में 1875 में किसानों ने साहूकारों के खिलाफ विद्रोह किया। लगान में 50% की वृद्धि तथा फसल खराब होने की स्थिति में लगान चुकाने हेतु किसान महाजनों के चंगुल में फंसते चले गए। और महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों ने किसानों के हक में आवाज उठाई। इस विद्रोह से पूर्व न्यायमूर्ति रानाडे के नेतृत्व में पुणे सार्वजनिक सभा ने भू राजस्व समझौता अधिनियम 1867 के खिलाफ बंबई तथा पुणे में जोरदार आंदोलन चलाया था। दोस्तों यह भू राजस्व समझौता अधिनियम 1867 क्या है? तो 50% कर वृद्धि से संबंधित है यह अधिनियम। तो यह अधिनियम के खिलाफ बंबई तथा पुणे में जोरदार आंदोलन चलाया गया। यहां से एक क्वेश्चन निकल सकता है कि पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना M.G. रानडे ने, महादेव गोविंद रानडे ने पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। और इस विद्रोह के फलस्वरूप सरकार ने 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 पारित किया, जिसका पुणे सार्वजनिक सभा एवं कई राष्ट्रवादी अखबारों ने जबरदस्त समर्थन किया था। आखिरकार
दोस्तों यह आंदोलन में किसानों की जीत हुई, क्योंकि इस विद्रोह के फलस्वरूप सरकार ने 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 पारित किया, जिसका पुनः सार्वजनिक सभा एवं कई राष्ट्रवादी अखबारों ने जबरदस्त समर्थन किया। चलिए आंसर बताइए कि पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानडे ने की थी। सही आंसर है एम.जी. रानडे। निम्न में से कौन सा आंदोलन सबसे पहले हुआ था? ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो समयावधि की दृष्टि से हम देखें तो कौन सा आंदोलन सबसे पहले हुआ था? तो याद रखना, सबसे पहले हुआ था नील आंदोलन। नील आंदोलन के बाद पाबना विद्रोह, पाबना विद्रोह के बाद दक्कन विद्रोह और बाद में फड़के आंदोलन हुआ था। आगे फड़के आंदोलन की बात करें तो महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के ने 1879 में किसानों को संगठित कर सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रमों में संगठित रूप से डकैती को अंजाम देना ताकि विद्रोह के लिए धन एकत्रित किया जा सके तथा संचार व्यवस्था को नष्ट करना था। दोस्तों फड़के आंदोलन किसने चलाया? वासुदेव बलवंत फड़के ने चलाया। कब शुरू किया? 1879 में। और यह आंदोलन का प्रमुख कार्यक्रम क्या था? तो संगठित रूप से डकैती को अंजाम देना ताकि विद्रोह के लिए धन एकत्रित किया जा सके तथा संचार व्यवस्था को नष्ट करना था। और इस आंदोलन का मुख्य कारण महादेव गोविंद रानडे द्वारा भारत से धन बहिर्गमन से संबंध में दिया गया व्याख्यान था तथा पश्चिमी भारत में पड़े अकाल के कारण किसानों तथा आम नागरिकों की दयनीय स्थिति थी। दोस्तों एक वक्त था कि हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या? भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन यह जो अंग्रेज आए ना, यानी कि यह ब्रिटिश नागरिकों ने जो कंपनी शासन अधिनियम आया, बाद में ब्रिटिश ताज में हमारे भारत देश का शासन चला गया, तो इसमें महादेव गोविंद रानडे ने हमारे भारत देश की जनता को बताया कि किस तरह से धन बहिर्गमन कर रहे हैं अंग्रेज, यानी कि हमारे भारत देश के जो धन है वो अपने देश कैसे ले जा रहे हैं, उनके बारे में लोगों को स्पष्ट रूप से बताया महादेव गोविंद रानडे ने। तथा पश्चिमी भारत में पड़े अकाल के कारण किसानों तथा आम नागरिकों की दयनीय स्थिति थी। चलिए आंसर बताइए कि महाराष्ट्र में किसने 1879 में किसानों को संगठित कर सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था? तो याद रखना, किसने? वासुदेव बलवंत फड़के ने। किसने? वासुदेव बलवंत फड़के ने महाराष्ट्र में 1879 में किसानों को संगठित करके सरकार के खिलाफ विद्रोह किया। सही आंसर है वासुदेव बलवंत फड़के। और अंग्रेज सरकार द्वारा भारत से धन बहिर्गमन के संबंध में व्याख्यान किसने दिया था? तो भारत से धन बहिर्गमन के संबंध में व्याख्यान किसने दिया था? महादेव गोविंद रानडे ने दिया था। सही आंसर है ऑप्शन ए। यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं। आज यह शॉर्ट वीडियो में भी हमने 4 महत्वपूर्ण आंदोलन की बात की। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। कल मिलेंगे हिस्ट्री में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।